एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें एपिसोड का टाइटल बताया जाता है डीमन इन द स्नो। हाकू की कुर्बानी के बाद पूरा मैदान एकदम खामोश हो जाता है। तभी गातो अपने सैकड़ों गुंडों के साथ ब्रिज पर पहुंच जाता है। उसे देखकर ज़बूज़ा हैरान रह जाता है और पूछता है, गातो ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ इतने सारे गुंडों के साथ क्यों आए हो? गातो हंसकर कहता है, प्लान बदल गया है। नए प्लान के मुताबिक आज इसी ब्रिज पर तुम्हारा काम तमाम होगा ज़बूज़ा। ये सुनते ही ज़बूज़ा शॉक हो जाता है। गातो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम बहुत महंगे पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी से निकल दिया। इन गुंडों को किराए पर लाना तुमसे सस्ता पड़ा। अगर मारने से पहले तुम इनमें से 2-4 को ही मार दो तो मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे। गातो और उसके सारे आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर नारुतो दिल ही दिल में सोचता है, इतने सारे लोग, एक खतरनाक निंजा ही काफी नहीं था क्या? ज़बूज़ा फिर काकाशी की तरफ देखकर कहता है, लगता है हमारी लड़ाई यहीं खत्म होती है। अब मैं गातो के लिए काम नहीं करता। तजुना भी महफूज है, इसलिए हमारे बीच अब कोई वजह नहीं बची लड़ने की। काकाशी भी सर हिलाकर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। लेकिन गातो को इतने पर भी सुकून नहीं मिलता। वो नारुतो की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम याद हो, तुमने मेरा हाथ बुरी तरह मोड़ दिया था। मैं कब से उसका बदला लेना चाहता था। इतना कहकर वो हाकू की बेजान बॉडी के पास जाता है और उसे अपने पैर से जोर की लात मार देता है। ये मंजर देखते ही नारुतो का खून खोल उठता है। वो गुस्से में चीख कर कहता है, उसे दूर हट जाओ गंदे बदमाश, और गातो की तरफ दौड़ने लगता है। काकाशी फौरन उसे रोकता है और कहता है, नारुतो जोश में मत आओ। लेकिन नारुतो की नजर ज़बूज़ा पर पड़ती है, जो बिल्कुल खामोशी से सब कुछ देख रहा होता है। नारुतो गुस्से में उससे पूछता है, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? क्या तुम उसे हाकू की बॉडी की बेइज्जती करने दोगे? ज़बूज़ा ठंडी आवाज में कहता है, चुप हो जाओ, अब उसके साथ जो भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। नारुतो को उसकी ये बात और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो कहता है, क्या मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? इतने सालों तक हाकू तुम्हारे साथ रहा, उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी और तुम बस खड़े होकर उसकी बेइज्जती देख रहे हो। ज़बूज़ा बिना जज्बात दिखाए जवाब देता है, तुम शिनोबी की दुनिया को नहीं समझते। मैंने बस उसका इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गातो ने मेरा इस्तेमाल किया। अब सब खत्म हो चुका है, वो अब किसी काम का नहीं रहा। नारुतो की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। वो कहता है, अगर वाकई तुम ऐसा सोचते हो तो तुम दुनिया के सबसे गिरे हुए इंसान हो। ताकाशी नारुतो को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, बस नारुतो, अब बहुत हो गया। ज़बूज़ा अब हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन नारुतो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है, नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन यही है। तुम एहसान फरामोश हो ज़बूज़ा। हाकू ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। वो सिर्फ तुम्हारे लिए जिया और सिर्फ तुम्हारे लिए मरा। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ तुम थे। ये कहते ही नारुतो को हाकू के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। उस वक्त हाकू ने मुस्कुराते हुए कहा था, जब किसी के पास कोई ऐसा इंसान हो जिसकी हिफाजत करनी हो, तभी वो अपनी असली ताकत हासिल करता है। नारुतो फ्लैशबैक से बाहर आता है और ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, और तुम्हारे लिए वो कुछ भी नहीं था। हाकू ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी खुशी और तुम्हारे सपने के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन तुम उसकी कुर्बानी की जरा सी भी इज्जत नहीं कर रहे। नारुतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा साफ सुनाई देता है। वो ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, एक तरफ हाकू तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाता रहा और दूसरी तरफ तुमने उसके लिए कभी कुछ महसूस नहीं किया। मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए और भी ताकतवर शिनोबी ही क्यों ना बनना पड़े। नारुतो क्वेश्चन कहते कहते उसके जहन में हाकू की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो सोचने लगता है, अगर एक दिन मैं भी बहुत ताकतवर बन गया तो क्या मैं भी ज़बूज़ा की तरह इतना बेरहम हो जाऊंगा? फिर वो हाकू की कुर्बानी को याद करके और भी ज्यादा जज्बाती हो जाता है। वो ज़बूज़ा से कहता है, हाकू ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उसने अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे सपने के लिए कुर्बान कर दी। इसी वक्त नारुतो को हाकू की वो बात याद आती है जब उसने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए जी रहा हूँ, यही मेरा अपना सपना है। फ्लैशबैक खत्म होते ही नारुतो गुस्से में कहता है, तुमने कभी हाकू को अपने लिए सपना देखने का मौका ही नहीं दिया, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। नारुतो को हाकू की एक और बात याद आती है, मैं खुश था।
ये याद आते ही नारुतो की आवाज भरा जाती है और वो कहता है, और तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वो कोई इंसान ही ना हो, सिर्फ एक टूट चुका औजार हो। ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत। नारुतो की हर बात सीधा ज़बूज़ा के दिल पर लगती है। ज़बूज़ा बाहर से खामोश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, तुम बहुत बोलते हो, लेकिन तुम्हारी बातें किसी भी हथियार से ज्यादा गहरा जख्म देती हैं। फिर वो हाको की तरफ देखते हुए कहता है, जब वो तुमसे लड़ रहा था तब वो अपना असली मकसद भूलने लगा था। हाकू हमेशा से एक नराम दिल शिनोबी था। वो दूसरों का दर्द महसूस कर लेता था और शायद इसी वजह से मैं भी उसके जज्बात समझता था। कुछ पल खामोश रहने के बाद ज़बूज़ा गहरी सांस लेता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। उसके बाद वो गातो की तरफ नजर उठाकर देखता है और धीरे से कहता है, क्या हुआ, अब तुम्हारी जुबान बंद हो गई? ज़बूज़ा की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो नारुतो की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें शायद ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं भी एक इंसान हूँ। शिनोबी भी इंसान ही होते हैं। हम चाहे अपनी फीलिंग से कितना भी भागने की कोशिश करें, आखिर में उनसे हार ही जाते हैं। और आज मैं भी हार गया। इतना कहकर ज़बूज़ा नारुतो की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, बच्चे, अपनी कुनाई मुझे दो। नारुतो बिना कुछ सोचे अपनी कुनाई उसके हाथ में दे देता है। ये देखते ही गातो गुस्से में, बस बहुत हो गया, सबके सब आगे बढ़ो और इसे यहीं खत्म कर दो। गातो के गुंडे कहते हैं, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, इतना जख्मी होने के बाद भी हम सबसे अकेला लड़ेगा। लेकिन अगले ही पाल ज़बूज़ा अपनी आखिरी ताकत जमा करता है और कुनाई मजबूती से पकड़कर सीधा उन गुंडों के बीच घुस जाता है। हर तरफ खूनी जंग शुरू हो जाती है। ज़बूज़ा एक के बाद एक गुंडे को कुनाई से गिरा देता है। कोई उस पर तलवार से वार करता है, कोई बर्छी से और कोई पीछे से हमला करता है। लेकिन इतने गहरे जख्म खाने के बाद भी वो रुकता नहीं। उसके पूरे जिस्म से खून बह रहा होता है, फिर भी वो सिर्फ एक ही निशाने की तरफ बढ़ता रहता है, गातो। आखिरकार ज़बूज़ा सारे हमले सहकर गातो तक पहुंच ही जाता है और उसके सीने में कुनाई घुसा देता है। गातो दर्द से, लेकिन उसके आदमी पीछे से ज़बूज़ा पर लगातार वार करते रहते हैं। ज़बूज़ा का जिस्म और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है, फिर भी वो गातो को छोड़ता नहीं। गातो घबराकर, ये शैतान है, बिल्कुल पागल। फिर वो कहता है, अगर तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन मुझे अपने साथ मत ले जाओ। ज़बूज़ा उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं हाकू से नहीं मिलूंगा। जहाँ वो गया है वहाँ मेरे जैसे इंसान की जगह नहीं। हमारी जगह तो दोज़ख में है गातो। एक डीमन निंजा के लिए इससे बेहतर अंजाम हो ही नहीं सकता। वह सुना है दोज़ख में हर तरह के शैतान होते हैं, इसलिए इक्विए। लेकिन तुम्हारी किस्मत मुझसे भी बुरी है। तुम्हारे हिस्से में एक लंबी और बहुत दर्दनाक सजा लिखी है। इतना कहकर ज़बूज़ा अपनी बची हुई ताकत से गातो को पकड़ता है और उसे ब्रिज के किनारे तक घसीट कर ले जाता है। अगले ही पाल वो गातो को ब्रिज से नीचे गहरी खाई में धक्का दे देता है। गातो की चीखें दूर तक गूंजती रहती हैं और उसके साथ उसकी सारी जालिम हुकूमत भी खत्म हो जाती है। ये सब करने के बाद ज़बूज़ा की ताकत जवाब दे देती है। वो धीरे धीरे हाकू की बॉडी की तरफ चलकर जाता है और उसके पास घुटनों के बाल बैठ जाता है। हाकू के चेहरे को देखते हुए वो कहता है, हाकू, वक्त आ गया है तुम पे हमेशा के लिए अलविदा कहने का। मैंने कभी तुम्हारा एहसान नहीं माना। मुझक्लूजन इस बात के लिए माफ कर देना। ये अल्फाज सुनकर वह एक्सेप्ट स्कोल्स की आंखें नम हो जाती हैं। काकाशी धीरे से नारुतो से कहता है, मुंह मत फेरो। जब कोई असली योद्धा की तरह जीता है तो उसका अंजाम बिजी एरिया ही होता है। उसी व्यू पॉइंट को होश आ जाता है। वो धीरे से आंखें खोलता है और, मैं कहाँ हूँ? सकुरा, जरा ऊपर से हटो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। सकुरा खुशी के आंसुओं के साथ ससुके होश में आ गया। ये जिंदा है। तजुना कहता है, शुक्र है सब ठीक हो गया। सकुरा फौरन ससुके को रोक कर कहती है, नहीं अभी मत उठो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ससुके फौरन, नारुतो कहाँ है? और वो मास्क पहने हुआ लड़का, उसका क्या हुआ? सकुरा जवाब देती है, नारुतो ठीक है, लेकिन वो मास्क वाला लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। ससुके पूछता है, क्या? लेकिन कैसे? क्या नारुतो ने उसे हरा दिया? सकुरा सर हिला कर कहती है, मैं जब तक वहां पहुंची सब कुछ हो चुका था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो ज़बूज़ा को बचाते हुए मर गया। फिर वो कहती है, मुझे तुम पर भरोसा था ससुके। मैं जानती थी तुम वापस उठ खड़े होगे।
तुम्हारे जैसे कूल निंजा को इतनी आसानी से कोई नहीं हरा सकता। ससुके कहता है, वो मुझे मारना ही नहीं चाहता था, मुझे शुरू से ही इसका एहसास था। साकुरा फौरन नारुतो को, नारुतो इधर आओ, देखो ससुके बिल्कुल ठीक है। नारुतो ससुके को होश में देखकर और सोचता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, ज़बुज़ा ने तो। नारुतो अब भी हाकू की बातें याद कर रहा होता है। उसे ज़बुज़ा की वो बात याद आती है, जब हाकू तुमसे लड़ रहा था तब वो अपना असली मकसद भूलने लगा था। हाकू हमेशा से एक नरम दिल शिनोबी था। नारुतो धीरे से कहता है, अब मुझे सब समझ आ गया। काकाशी मुस्कुराते हुए कहता है, इस दुनिया में चमत्कारों की कोई कमी नहीं होती। इसी दौरान गातो के बचे हुए गुंडे आगे बढ़ते हैं और चीख कर कहते हैं, अभी इतनी जल्दी खुश मत हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गातो मर चुका है तो अब हमारी फीस कौन देगा? हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। अब हम अपने पैसे इस गांव के लोगों से वसूल करेंगे। ये सुनकर काकाशी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है, ये बिल्कुल गलत है। नारुतो फौरन कहता है, काकाशी सेंसे जल्दी कीजिए, आपके पास कोई ना कोई जुत्सु जरूर होगा जो इन गुंडों को रोक सके। काकाशी थकी हुई आवाज में जवाब देता है, इस वक्त मुश्किल है, मैं अपना बहुत सारा चक्रा पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये सुनते ही गुंडे हथियार लेकर विलेज वालों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं, अचानक दूर से एक तीर तेज रफ्तार से उड़ता हुआ आता है और उनके बिल्कुल सामने जमीन में जा लगता है। सबकी नजर उस तरफ जाती है तो वहाँ इनारी पूरे गांव वालों के साथ खड़ा होता है। इनारी के साथ तजुना का दोस्त और बाकी सारे विलेजर्स भी हथियार लेकर आ चुके होते हैं। तजुना का दोस्त जोर से कहता है, तुम एक छोटी सी बात भूल गए, इस गांव में कदम रखने से पहले तुम्हें हम सब से गुजरना होगा। नारुतो खुशी से चीखता है, इनारी? इनारी मुस्कुराकर कहता है, हीरोज हमेशा सही वक्त पर ही आते हैं, है ना नारुतो? तजुना हैरानी से कहता है, ये तो पूरा गांव आ गया। इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर गतो के गुंडे घबरा जाते हैं। नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है, अब थोड़ा मजा भी हो जाए। इतना कहकर वो शैडो क्लोन जुत्सु करता है और उसके कई शैडो क्लोन्स मैदान में आ जाते हैं। काकाशी भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है मेरी मदद के लिए थोड़ा सा चक्रा अभी भी बचा हुआ है। फिर वो भी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और कहता है, शैडो क्लोन काकाशी स्टाइल। नारुतो और काकाशी के क्लोन्स को देखकर गुंडे बुरी तरह घबरा जाते हैं। काकाशी उन्हें देखकर कहता है, अब बताओ, अब भी लड़ना चाहते हो? इतना सुनते ही सारे गुंडे डरकर अपने हथियार छोड़ देते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। इनारी खुशी से चीख उठता है, हम जीत गए। जंग खत्म होने के बाद काकाशी धीरे धीरे ज़बुज़ा के पास जाता है। ज़बुज़ा कमजोर आवाज में कहता है, लगता है सब खत्म हो गया। फिर वो काकाशी की तरफ देखकर कहता है, काकाशी, क्या तुम मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? काकाशी पूछता है, कैसी ख्वाहिश? ज़बुज़ा धीमी आवाज में कहता है, मुझे हाकू के पास ले चलो, जाने से पहले मैं उसे एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ। काकाशी बिना कुछ कहे ज़बुज़ा को अपने कंधे पर उठाता है और हाकू की बॉडी के पास ले जाता है। जैसे ही वो हाकू के करीब पहुँचते हैं, अचानक आसमान से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। सब लोग हैरानी से आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बर्फ इस मौसम में? ज़बुज़ा हाकू के पास ले जाता है और उसका चेहरा देखते हुए धीरे से कहता है, क्या ये तुम हो हाकू? क्या तुम रो रहे हो? फिर वो काकाशी की तरफ देखकर कहता है, शुक्रिया काकाशी। इसके बाद वो हाकू से आखिरी बार बात करता है, तुमने हमेशा मेरा हथे दिया और अब जाते जाते कम से कम मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मुझे पता है ये मुमकिन नहीं, लेकिन काश मैं भी उस जगह आ पाता जहाँ तुम गए हो। काश मैं तुमसे वहाँ दोबारा मिल पाता। इतना कहकर ज़बुज़ा हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। हाकू और ज़बुज़ा की कहानी यहीं एक दर्दनाक लेकिन यादगार अंजाम तक पहुंच जाती है। ज़बुज़ा हाकू के पास खामोशी से लेटा हुआ उसके चेहरे को देख रहा होता है। ये मंजर देखकर नारुतो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोते हुए वो कहता है, हाकू ने मुझे बताया था कि जहाँ वो रहता था वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरती थी, बहुत सारी बर्फ। काकाशी आसमान से गिरती बर्फ को देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, हाँ, उसकी रूह भी इस बर्फ की तरह बिल्कुल पाक थी। कौन जानता है ज़बुज़ा, शायद तुम्हारी उसे दोबारा मुलाकात हो जाए। इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। ये बात सुनकर सब कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर सकुरा काकाशी की तरफ देख कर पूछती है,
तकाशी सेंसे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या वाकई शिनोबी का तरीका यही है, एक दूसरे का इस्तेमाल करना और खुद भी इस्तेमाल होते रहना? ककाशी गहरी सांस लेकर जवाब देता है, हर शिनोबी तकदीर के हाथों का एक औजार होता है। इसमें सही या गलत जैसी कोई बात नहीं होती। हमारी दुनिया इसी तरह चलती है और हिडन लीफ विलेज के निंजास भी इसी सच के साथ जीते हैं। नारुतो फौरन कहता है, लेकिन अगर निंजा होने का मतलब सिर्फ यही है तो फिर जरूर इस दुनिया में कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या हम इतनी सारी ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा अंजाम भी हाकू और जबूजा जैसा हो? सासुके भी सोच में डूब कर पूछता है, आखिर इस सब की वजह क्या है? ककाशी उसकी तरफ देख कर कहता है, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। हर शिनोबी को अपनी पूरी जिंदगी इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल जबूजा और हाकू की तरह। ये बातें नारुतो के दिल पर गहरा असर छोड़ती हैं। वो अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करता है और पूरे यकीन के साथ कहता है, ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। आज से मैं अपनी खुद की निंजा वे बनाऊंगा, एक ऐसी राह जो सीधी और सच्ची होगी, जहां मुझे कभी पछताना न पड़े। आज के बाद मैं सिर्फ अपनी राह पर चलूंगा। कुछ दिन बाद टीम 7 हिडन लीफ विलेज वापस जाने के लिए तैयार होती है। तजुना उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, तुम लोगों के बिना हम ये ब्रिज कभी पूरा नहीं कर पाते। हम तुम सबको बहुत याद करेंगे, अपना ख्याल रखना। ककाशी मुस्कुराकर जवाब देता है, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नारुतो हंसी मजाक में कहता है, अरे अब रोना मत शुरू कर देना, हम बहुत जल्द तुम सबसे दोबारा मिलने आएंगे। इनारी फौरन कहता है, प्रॉमिस करो कि जरूर आओगे। नारुतो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ पक्का। और इनारी, अगर तुम्हारा रोना आ रहा है तो रो लो, रोना कोई बुरी बात नहीं होती। इनारी शर्माते हुए कहता है, किसने कहा मुझे रोना आ रहा है? नारुतो हंस कर कहता है, अगर रोना बुरी बात नहीं है तो फिर तुम रो क्यों नहीं लेते? इनारी भी मुस्कुराकर जवाब देता है, पहले तुम रो। दोनों की बचकानी नोक झोंक देखकर साकुरा दिल ही दिल में सोचती है, इन दोनों की नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। उसी वक्त तजुना इनारी की तरफ देखकर कहता है, ये सब उस लड़के की वजह से हुआ। नारुतो ने तुम्हें हिम्मत दी और तुमने पूरे गांव को हिम्मत दी। उसी की वजह से हम ये ब्रिज बना पाए, जो हमें एक नई जिंदगी और नए सपनों की तरफ ले जाएगा। तभी गांव का एक आदि कहता है, अब जब ब्रिज बन ही गया है तो इसका कोई नाम भी होना चाहिए। तजुना मुस्कुराता है और कहता है, मेरे पास एक बेहतरीन नाम है। सब हैरानी से पूछते हैं, क्या नाम? तजुना फख्र से कहता है, आज से इस ब्रिज का नाम होगा द ग्रेट नारुतो ब्रिज। ये नाम सुनते ही इनारी की माँ मुस्कुराकर कहती है, ये तो बहुत ही खूबसूरत नाम है। ब्रिजों से दूते हुए नारुतो कंस्ट्री से कहता है, गांव पहुंचते ही मैं अद्रुको सेंसे से कहूंगा कि मोटिवेशन पूरा होने की खुशी में मेरे लिए देहोर सारे में बनाए और कंसुआ मारू को अपने सारे एडवेंचर सुनाऊंगा। नारुतो फौरन मुड़कर कहता है, हाँ बोलो। साकुरा शर्मा कर कहती है, तुम नहीं काव, गांव वापस के बॉक्सेस जाद, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? साकुरे हमेशा की तरह ठंडे लहजे के जवाब देता है, नहीं, वो कहीं नहीं जाना। साकुरा आध बोस हो जाती है। औरन कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तो सकता हूँ। साकुरे में चीख पड़ती है, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी ये हमारी प्राइवेट बात थी। उसी दौरान ब्रिज के पास एक आदमी दोबारा पूछता है, पक्का इसी नाम पर फैसला हुआ है? तजुना आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, इसी नाम ने हमें हिम्मत दी और कामयाबी तक पहुंचाया। मुझे यकीन है कि ये ब्रिज बहुत लंबे अरसे तक कायम रहेगा और एक दिन पूरी दुनिया नारुतो का नाम जानेगी। जहां नारुतो सुबह उठते ही पूरी एनर्जी के साथ अपना रूटीन कंप्लीट करता है। वह मुंह धोता है, नाश्ता करता है और तैयार होकर एक्साइटेड अंदाज में कहता है, ये लो, मैं तैयार हो गया, अब दिन शुरू किया जाए, रॉक एंड रोल। इसके बाद हमें एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है। फिर नारुतो टीम 7 की मीटिंग वाली जगह पर पहुंचता है, जहां साकुरा पहले से मौजूद होती है। नारुतो मुस्कुराकर साकुरा को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सासुके पर पड़ती है, उसका चेहरा तुरंत उतर जाता है। साकुरा दिल ही दिल में सोचती है कि लैंड ऑफ वेव्स मिशन के बाद से नारुतो और सासुके हर बात पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उसे लगता है जैसे वो दो जिद्दी बच्चों के बीच फंस गई हो। वो बस यही चाहती है कि काकाशी सेंसे जल्दी आ जाए। काफी देर इंतजार करने के बाद काकाशी आखिरकार पहुंचते हैं और हमेशा की तरह अपना पुराना बहाना बनाते हुए कहते हैं, सॉरी गाइस, मैं लेट हो गया, एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया था। ये सुनते ही नारुतो और साकुरा दोनों परेशान हो जाते हैं। नारुतो तुरंत शिकायत करता है कि उनकी टीम को सिर्फ छोटे और आसान मिशन ही क्यों मिल रहे हैं।
वो कहता है कि अब उसे एक ऐसा मिशन चाहिए जहां वो अपनी असली ताकत सबको दिखा सके और खुद को एक बेहतरीन निंजा साबित कर सके। ककाशी मुस्कुराकर कहते हैं कि इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ नारुतो के दिल में बस एक ही बात चल रही होती है कि हर मिशन में सासुके ही हीरो बन जाता है और वो खुद हमेशा पीछे रह जाता है। लेकिन इस बार वो सब कुछ बदल कर रहेगा। साकुरा नारुतो की बातें सुनकर कहती है कि ये कभी न नहीं बदलेगा। ककाशी सबको मिशन पर ध्यान देने के लिए कहते हैं और टीम 7 अपना काम शुरू कर देती है। नारुतो दिल में ठान लेता है कि इस बार वो सासुके से बेहतर परफॉर्म करेगा। इसी जल्दी के चक्कर में वो एक घर के बाहर उगी घास साफ करते वक्त घास के साथ घर की मालिका की कीमती जड़ी बूटियां भी उखाड़ देता है। गुस्से में वो औरत नारुतो को दांतते हुए कहती है कि उसने उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। इसके बाद टीम 7 नदी की सफाई का मिशन करती है। काम के दौरान नारुतो का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में गिरने लगता है। लेकिन उसके पानी में गिरने से पहले ही सासुके बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है और फिर हमेशा की तरह हल्का सा ताना मारते हुए कहता है, तुमसे बड़ा लूजर कोई नहीं। सासुके की ये बात नारुतो को और भी ज्यादा चुभती है और वो दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि एक दिन वो सासुके को हराकर सबको दिखा देगा कि असली हीरो कौन है। मिशन के दौरान नारुतो को एक बड़े कुत्ते को घुमाने की जिम्मेदारी मिलती है। नारुतो सोचता है कि इतने बड़े डॉग को संभालना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो उसकी रस्सी पकड़ता है, कुत्ता बिना किसी की बात सुने पूरी स्पीड से भागना शुरू कर देता है। नारुतो उसके पीछे दौड़ते हुए बार बार चिल्लाता है, अरे रुक जाओ, हमें इधर नहीं उधर जाना है, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जिद्दी डॉग उसकी एक भी बात नहीं मानता और नारुतो को घसीटा हुआ सीधा मना की हुई जगह की तरफ ले जाता है। ये देखकर सासुके ठंडी सांस लेते हुए कहता है, लूजर नंबर 1। साकुरा भी उसकी बात से सहमत होते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा, आखिर इसे किसने कहा था कि सबसे बड़ा और सबसे जिद्दी डॉग ही चुने। नारुतो घबराकर डॉग को रोकने की पूरी कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ, वहां जाना माना है, वो जगह डॉग्स के लिए नहीं है, वहां माइनफील्ड है। लेकिन डॉग की रफ्तार इतनी तेज होती है कि नारुतो उसके साथ घसीटता चला जाता है और बुरी तरह ठग कर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी हालत देखकर सासुके और साकुरा आगे बढ़ते हैं, उसे उठाकर संभालते हैं। साकुरा हल्का सा गुस्से में कहती है, जरा अपनी हालत तो देखो नारुतो, तुमसे एक सीधा सा मिशन भी ठीक से नहीं होता। फिर सासुके हमेशा की तरह नारुतो को ताना मारते हुए कहता है, तुम और मुसीबत दोनों हमेशा साथ साथ चलते हो। नारुतो उन दोनों की बातें सुनकर शर्मिंदा भी होता है और अंदर ही अंदर ये फैसला करता है कि एक दिन वो सबको अपनी असली काबिलियत जरूर दिखाकर रहेगा। नारुतो ये सब सुनकर गुस्से से भर जाता है, लेकिन साकुरा फौरन उसे दांतते हुए कहती है, नारुतो अगर तुमने फिर से झगड़ा शुरू किया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। काकाशी दोनों को देखकर आह भरता है और कहता है, लगता है टीम वर्क के मामले में अभी भी तुम लोगों को बहुत कुछ सीखना बाकी है। नारुतो फौरन जवाब देता है, बिल्कुल सही, लेकिन हमारा टीम वर्क खराब होने की वजह सिर्फ ससुके है, इसे हमेशा लगता है कि ये सबसे बेहतर है। ससुके बिल्कुल ठंडे लहजे में कहता है, सबसे नहीं, सिर्फ तुमसे। सच तो ये है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर और बेहतर निंजा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो बैटलफील्ड में मुझे गलत साबित करके दिखाओ। साकुरा दिल ही दिल में परेशान होकर सोचती है कि लैंड ऑफ वेव्स मिशन के बाद इन दोनों की दुश्मनी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ ससुके के जहन में सिर्फ अपनी ट्रेनिंग चल रही होती है। वो सोचता है कि वो नारुतो या इन छोटे मिशंस पर अपना वक्त जाया नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में अभी भी उससे ज्यादा ताकतवर निंजास मौजूद हैं और अगर उसे अपना मकसद पूरा करना है तो उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तब ककाशी कहते हैं, ठीक है गाइस, आज का मिशन यहीं खत्म होता है, तुम दोनों किसी और दिन एक दूसरे की चटनी बना लेना, मुझे होकागे के पास मिशन की रिपोर्ट देने जाना है। इतना कहकर ककाशी वहां से चले जाते हैं। ससुके भी बिना वक्त जाया किए निकलने लगता है। साकुरा फौरन उसके पीछे जाकर कहती है, रुको ससुके, मैं भी चलती हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ थोड़ा वक्त गुजारे, शायद इससे हमारा टीम वर्क भी इम्प्रूव हो जाए। लेकिन ससुके उसकी तरफ देखे बगैर कहता है, तुम नारुतो से भी ज्यादा परेशान करती हो, मेरा पीछा करने के बजाय जाओ और प्रैक्टिस करो, तब शायद हमारी टीम वाकई स्ट्रांग बन सके। ये बात साकुरा के दिल पर लगती है। ससुके आगे बढ़ते हुए एक और कड़वी बात कह देता है, अभी तुम बहुत कमजोर हो, बिल्कुल जीरो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है।
सकुरा उदास होकर सोचती है कि शायद ससुके सही कह रहा है, क्योंकि अब तक किसी भी मिशन में उसने कोई खास काम नहीं किया। नारुतो उसका उदास चेहरा देखकर कहता है, फिक्र मत करो सकुरा, ससुके को जाने दो, हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और अपना टीम वर्क बेहतर बनाएंगे। इतने में नारुतो को एहसास होता है कि ककाशी भी अचानक गायब हो चुके हैं और वो हैरान होकर कहता है, अरे सिंसे कब गायब हो गए? क्या वो हमें जानबूझकर अकेला छोड़ गए? इसी दौरान उसकी नज़र एक अजीब से स्क्वायर शेप के पत्थर पर पड़ती है। नारुतो उसे घूर कर देखते हुए कहता है, मैंने आज तक इतना बेकार डिस्गाइज नहीं देखा। पत्थर भी कभी स्क्वायर होते हैं क्या? अपनी तरह उल्लू समझ रखा है क्या? अचानक उस पत्थर के अंदर से आवाज आती है, तुमने तो मुझे फिर से पकड़ लिया, कमाल है बॉस, मुझे अपने सबसे बड़े राइवल से यही उम्मीद थी। अगले ही पल धुआं फैलता है और उस नकली पत्थर के अंदर से कोनोहामारू और उसके 2 दोस्त बाहर निकल आते हैं। वो खुशी से कहते हैं, लगता है हमने इस बार कुछ ज्यादा ही गन पाउडर इस्तेमाल कर दिया। फिर कोनोहामारू अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं हूँ कोनोहामारू, निंजा अकेडमी का सबसे बिंदास निंजा, और ये हम एक्टिव मेरे दोस्त जा स्क्वाड बनाते हैं। नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पहले ही पता था कि ये तुम ही कोनोहामारू, लेकिन ये बताओ तुम लोगों ने ये कोट्स क्यों पहने हुए हैं? कोनोहामारू साइड्स के साथ जवाब देता है, क्योंकि तुम बेटा करते थे इसलिए हम तुम्हारी कॉपी कर रहे हैं। लेकिन बॉस, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कोनोहामारू मुस्कुराकर नारुतो से कहता है, बॉस इतने उदास क्यों हो, तुम्हें कुछ चाहिए? नारुतो उसकी बात सुन पूछता है, क्या तुम लोगों को मुझसे कोई काप था? तब कोनोहामारू की 100 दोस्त फोरे बोन पड़ते हैं, नहीं, ये तो बस हमेशा को कूल दिखाने की कोशिश इंस्पेक्टर कोरा है, लेकिन हमें याद है ना, तुमने आज निंजा खेलने का वाका किया था, बिल्कुल ना बॉस? नारुतो हैरानी से कहता है, क्या मैंने वाकई ऐसा वादा किया था? फिर वो दिल ही दिल में सोचता है, अगर मैंने इनके साथ खेलना शुरू कर दिया तो पूरा दिन मेरा फोन नहीं छोड़ेंगे और मेरी ट्रेनिंग भी रह जाएगी। इतने वे सकुरा वहां आ जाती है और कुरुको वोचो को साथ अफरेड देखकर ताने मित्रते हुए कहती है, एक असली निंजा होकर निंजा खेलना, इससे ज्यादा शर्मी बात और क्या हो सकती है? नारुतो राते हुए घबराहट कर कहता है, हाय सकुरा, और दिल ही दिल में खुद को कमजोर समझकर उदास होती है। दूसरी तरफ नारुतो को लगता है कि साकुरा उसी को देख रही है, इसलिए वह शर्माकर सोचता है, अरे साकुरा लगातार मेरी तरफ देख रही है, मैं तो शर्म से लाल हो गया। तब कोनोहामारू धीरे से नारुतो से पूछता है, बॉस वैसे ये लड़की कौन है? जिस तरह ये आपको घूर रही है, लगता है जैसे आपको कच्चा ही चबा जाएगी। ओहो, समझ गया बॉस, आप तो छुपे रुस्तम निकले, शर्माइए मत, मुझे पता है ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है और शायद आप पर फिदा भी है। ये सुनते ही नारुतो बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन साकुरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर से कोनोहामारू के सर पर मुक्का मारती है और गुस्से में कहती है, कैसी बकवास कर रहे हो तुम लोग? कोनोहामारू के दोस्त घबरा कर कहते हैं, अरे बॉस की तो धुलाई हो गई। लेकिन साकुरा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो कोनोहामारू और उसके दोनों दोस्तों को भी डांट देती है। तीनों बच्चे जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए कहते हैं, अरे इसने तो हमें सीधा उड़ा दिया। बॉस आप ठीक तो हो ना? ये दीदी तो बहुत ही बेरहम निकली। ये बात सुनकर साकुरा और भी ज्यादा गुस्से में उनके पीछे दौड़ पड़ती है। बच्चे अपनी पूरी स्पीड से भाग रहे होते हैं कि अचानक कोनोहामारू का ध्यान भटक जाता है और वो सीधा सामने खड़े 2 अनजान निंजास से टकरा जाता है। उन दोनों का चेहरा देखते ही माहौल एकदम सीरियस हो जाता है और यही से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें ककाशी होकागे ऑफिस में अपनी मिशन रिपोर्ट जमा करते हुए दिखाई देते हैं। इरुका रिपोर्ट लेकर कहते हैं, थैंक्स ककाशी सेंसेई। वैसे नारुतो कैसा है? क्या वो अब बाकी स्टूडेंट्स के साथ ठीक से एडजस्ट हो पा रहा है? ककाशी हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, हाँ धीरे धीरे वो काफी इम्प्रूव कर रहा है। इरुका कहते हैं, लैंड ऑफ वेव्स मिशन से वापस आने के बाद एकेडमी में इतना काम था कि मैं उससे मिल भी नहीं पाया, बस उसकी थोड़ी फिक्र रहती है। ककाशी फिर नारुतो के बारे में बताते हैं, आप जानते थे ही हैं कि सास्के भी उसी टीम में है। नारुतो उसे अपना सबसे बड़ा राइवल मानता है, इसलिए दोनों के बीच हमेशा तकरार होती रहती है। लेकिन यही राइवलरी नारुतो को और मेहनत करने की मोटिवेशन देती है। रोज बार रोज उसकी स्ट्रेंथ और स्किल्स बढ़ रही हैं और मुझे यकीन है कि एक दिन वो उस इंसान के बराबर खड़ा होगा जिसकी वो सबसे ज्यादा इज्जत करता है। ये बात सुनकर इरुका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहते हैं, ये सुनकर बहुत खुशी हुई।
उधर दूसरी तरफ गांव में कोनोहामारू अब भी उन दो अनजान निंजास के सामने फंसा होता है। उनमें से एक निंजा उसकी स्कार्फ पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ छोटू, दर्द हो रहा है? तब साथ खड़ी एक लड़की शांत लहजे में कहती है, यूज नीचे उतार दो वरना बाद में पछताना पड़ेगा। साकुरा फौरन आगे बढ़कर कहती है, आई एम सॉरी, ये सब हमारी वजह से हुआ। लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि ये दोनों आखिर हैं कौन। नारुतो का गुस्सा फूट पड़ता है और वह जोर से चिल्लाता है, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो कोनोहामारू को फौरन नीचे रख दो। इतना कहकर नारुतो सीधा उस निंजा की तरफ दौड़कर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो निंजा बड़ी आसानी से उसका अटैक डोर कर देता है और नारुतो का वार बिल्कुल बेकार चला जाता है। वो निंजा हंसकर कहता है, तो ये है लीफ विलेज के जेनिन। अच्छा है, जब तक असली लोग नहीं आते तब तक तुम लोगों के साथ ही थोड़ा खेल लेते हैं। कोनोहामारू दर्द से चिल्लाता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन निंजा मजाक उड़ाते हुए कहता है, कॉमेडी अच्छी करते हो लेकिन ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। नारुतो फिर गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना उसे नीचे रखो। निंजा उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम भी लीफ विलेज के जेनिन हो? लगता है तुम्हारा गांव निकम्मे लोगों से भरा हुआ है। नारुतो हैरान होकर सोचता है कि ये दोनों किसी और विलेज के निंजाज हैं, लेकिन ये यहाँ कर क्या रहे हैं। कोनोहामारू दर्द से नारुतो को पुकारता रहता है और नारुतो फिर धमकी देता है, बहुत हो गया, उसे नीचे रखो वरना तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। साकुरा फौरन नारुतो को रोक कर कहती है, बेवकूफ मत बनो, सिर्फ धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। वो निंजा गुस्से से कहता है, मुझे कमजोर और निकम्मे लोगों से सख्त नफरत है। जो भी मेरे सामने मजाक करता है मैं उसे सबक जरूर सिखाता हूँ। साथ खड़ी लड़की बोर होते हुए कहती है, कनकुरो, मुझे ऐसे झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं। साकुरा सोचती है कि बात अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। कनकुरो कहता है, पहले मैं इस छोटू को ठीक करता हूँ, फिर बाकी सबकी बारी आएगी। जैसे ही वह कोनोहामारू को और जोर से पकड़ने लगता है और अचानक एक छोटा सा पत्थर तेज रफ्तार से उड़ता हुआ आता है और सीधा उसके हाथ पर लगता है। अटैक इतना अचानक होता है कि कनकुरो की पकड़ ढीली पड़ जाती है और कोनोहामारू नीचे गिरने से बच जाता है। सबकी नजर ऊपर जाती है जहां सासुके शांत अंदाज में खड़ा होता है। सासुके ठंडे लहजे में कहता है, तुम अपने घर से बहुत दूर हो, यहाँ हीरो बनने की कोशिश मत करो। ये देखकर साथ खड़ी लड़की टेमरी दिल ही दिल में सोचती है कि ये लड़का वाकई काफी हैंडसम है। कनकुरो गुस्से से सासुके की तरफ देखकर कहता है, लो एक और सर दर्द आ गया। सासुके सिर्फ एक लफ्ज बोलता है, गेट लॉस्ट। साकुरा फिर से सासुके को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है, जबकि कोनोहामारू नारुतो से कहता है, बॉस काश आप भी इसके जैसे कूल होते। ये सुनकर नारुतो जलकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो इसे 2 सेकंड में हरा देता। सासुके हमेशा सबके सामने हीरो बनने की कोशिश करता है। काकुरो गुस्से में सासुके को चैलेंज देता है, ओए अगर इतनी हिम्मत है तो नीचे आ, तुम जैसे घमांडी लोगों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। तब टेमरी उसकी तरफ देखकर पूछती है, कनकुरो क्या तुम इसके लिए क्रो का इस्तेमाल करने वाले हो? इसी वक्त अचानक माहौल एकदम खामोश हो जाता है और वहां गारा की एंट्री होती है। वो ठंडे लेकिन डरा देने वाले लहजे में कहता है, बस करो कनकुरो, तुम हमारे गांव के नाम पर ढब्बा हो। गारा की आवाज सुनते ही कनकुरो का गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। दूसरी तरफ सासुके भी हैरा रह जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, ये यहाँ कब आया, मुझे इसकी जरा सी भी आहत महसूस नहीं हुई। इतनी खामोशी से तो सिर्फ काकाशी जैसे हाई लेवल जोनिन ही मूव कर सकते हैं। सिर्फ गारा की मौजूदगी ही सब पर एक अजीब सा प्रेशर डाल देती है। इसके बाद सीन होकागे ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, जहां थर्ड होकागे सारे जोनी टीचर्स के साथ एक जरूरी मीटिंग कर रहे होते हैं। होकागे सबकी तरफ देखकर कहते हैं, मैंने आप सबको एक खास मकसद के लिए यहाँ बुलाया है। अपने साथी जोनी को देखकर मुझे यकीन है कि आप सब समझ गए होंगे कि किस बात की तैयारी करनी है। ये सुनकर काकाशी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, इतनी जल्दी? मुझे लगा था कि हमें थोड़ा और वक्त मिलेगा। तब एक और जोनिंग बताता है, दूसरे विलेजेस को भी इस इवेंट की खबर दे दी गई है और उनके गैनिन हिडन लीफ विलेज पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। एक और टीचर पूछता है, तो फिर एग्जाम्स कब शुरू होंगे? थर्ड होकागे संजीदा अंदाज में जवाब देते हैं, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद। ये सुनकर काकाशी भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सिर्फ 1 हफ्ता? ये तो बहुत कम वक्त है। होकागे फिर सबको देखते हुए कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, आज से ठीक 7 दिन बाद जूली की 1 तारीख को सारे जेनिन का चुनिन एग्जाम शुरू होगा।
इस एग्जाम में सिर्फ वही निंजा कामयाब होगा जो अपनी ताकत, अकल और टीम वर्क साबित करेगा, और सिर्फ सबसे काबिल जेनिन ही चुनिन बनने का हकदार होगा। इसी बड़ी अनाउंसमेंट के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।